नमस्कार। मैं हरिदत्त हरिदत्त सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अब तक हम लोग प्रथम कर्नाटक युद्ध या प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या द्वितीय कर्नाटक युद्ध की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत किस कारण से हुई थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों भारत में अपनी औपनिवेशिक शक्ति को स्थापित करने की योजना बना रहे थे और भारतीय नरेशों के आंतरिक मामले में या उनके राजनीतिक स्थिति में हस्तक्षेप करने से द्वितीय कर्नाटक युद्ध या द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की शुरुआत होती है। सबसे पहले इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने किया था। किसने किया था? अंग्रेजों ने। आइए जरा देखते हैं कि अंग्रेजों ने सबसे पहले दक्षिण में तंजौर के राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप किया और उस समय तंजौर के दो उत्तराधिकारी थे। एक तो थे शाहजी, जबकि दूसरे प्रताप सिंह थे। और इस समय तंजौर की गद्दी पर प्रताप सिंह स्थापित थे। शाहजी उनके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, अर्थात यह पदच्युत शासक थे। अंग्रेजों ने शाहजी से संपर्क साधा, तंजौर की गद्दी पर प्रताप सिंह के खिलाफ उनकी मदद देने का आश्वासन दिया और इस परिप्रेक्ष्य में शाहजी ने अंग्रेजों को दो चीज देने का निर्णय लिया। पहली बात है कि इस युद्ध में जो भी खर्च होगा उसका पूरे भार का वहन शाहजी करेंगे सत्ता पर आसीन होने के बाद। और दूसरा काम उनको यह दिया गया था कि यदि शाहजी तंजौर की गद्दी पर आसीन हो जाते हैं तो उन्हें देवी कोटाई का क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। और पहली बार जब अंग्रेजों ने शाहजी को प्रताप सिंह के खिलाफ समर्थन दिया, तो जब पहली बार आक्रमण हुआ तो इस आक्रमण में शाहजी को कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन जब दूसरी बार उन्होंने आक्रमण किया तो प्रताप सिंह ने अंग्रेजों से समझौता कर लिया और देवी कोटाई के कुछ क्षेत्रों को, जो कि 36,000 वार्षिक आय वाली भूमि थी, उसको देकर के समझौता कर लिया। और इस प्रकार से देखते हैं कि जब प्रताप सिंह और अंग्रेजों के बीच जब संधि हुई तो उसमें शाहजी को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। सिर्फ 4,000 वार्षिक पेंशन के बदले उनको मद्रास में बने रहने का अधिकार दिया गया। यहीं से हम देखते हैं कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध या द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। अब व्यापक स्तर पे इस युद्ध की शुरुआत फ्रांसीसियों अंग्रेजों के बीच तब होती है जब हैदराबाद और कर्नाटक के बीच कुछ समस्याएं पैदा होती हैं। तो यहां मैं आपको दोनों को दिखाता हूं। एक तो है आपके हैदराबाद, दूसरा है आपका कर्नाटक। हैदराबाद के निजाम आसफ जाह थे और इनकी मृत्यु मई 1748 को हो गई। कब हुई थी? मई 1748 को। और इनके दो उत्तराधिकारी थे। एक उनका पौत्र था, दूसरा पुत्र था। पुत्र का नाम नासिर जंग, जबकि पौत्र का नाम
मुजफ्फर जंग था। मुजफ्फर जंग। थोड़ा कर्नाटक को देख लेते हैं। जब मैं आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि यहां का शासक दोस्त अली था और उसके ऊपर मराठों ने आक्रमण करके उसकी हत्या कर दी और इसके बाद उसके दामाद चांदा साहब को अपने साथ लेकर के गए थे। और मैंने आपको बताया था कि 1743 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने ऊपर आक्रमण करके कर्नाटक पर और अनवरुद्दीन को शहीद मोहम्मद की सहायता के लिए नियुक्त किया था। लेकिन शहीद मोहम्मद के मृत्यु के बाद अनवरुद्दीन वहां पर गद्दी पर आसीन हो गया था। अब माजरा यह हुआ कि आसफ जहां के मृत्यु के बाद उसका पुत्र नासिर जंग जब गद्दी पर आसीन हुआ तो उसके पौत्र ने नासिर जंग को चुनौती दी, यानी हैदराबाद के कुछ क्षेत्रों को मांगा, लेकिन नासिर जंग ने इसे देने से मना कर दिया। उसी प्रकार से जब अनवरुद्दीन गद्दी पर आसीन थे तो चूंकि चांदा साहब इसमें मराठों के पास थे तो उसके मृत्यु के बाद उसका दामाद गद्दी का वारिसदार था, लेकिन अनवरुद्दीन हैदराबाद के निजाम से गद्दी पर आसीन थे। एक दिन मुजफ्फर जंग मराठों से मदद मांगने के लिए महाराष्ट्र गया और वहां पर उसकी मुलाकात चांदा साहब से हुई और इस प्रकार से चांदा साहब और मुजफ्फर जंग ने आपस में समझौता किया कि हम लोग मिल करके अनवरुद्दीन को गद्दी से हटाएंगे। और इसके बाद इन दोनों ने आकर के फ्रांसीसियों से मदद मांगी, जिसमें डुप्लेसी अर्थात डुप्ले ने इनको मदद करने के लिए तैयार हो गया। इसका मतलब यह है कि इस समय तृतीय कर्नाटक युद्ध में दो गुट का निर्माण हुआ। एक गुट में फ्रांसीसी मुजफ्फर जंग और चांदा साहब थे, जबकि दूसरे गुट में अंग्रेज नासिर जंग और अनवरुद्दीन थे। अब आइए जरा हम लोग देखते हैं कि इस गुट के अंतर्गत किस प्रकार से युद्ध की शुरुआत होती है। मैंने आपको बताया था कि यहां पर दो गुट बन चुका है और दो गुट, एक गुट का नेतृत्व फ्रांसीसी कर रहे हैं जबकि एक गुट का नेतृत्व अंग्रेज कर रहे हैं। तो यहां हम लोग कर लेते हैं फ्रांसीसी प्लस आपके हैं चांदा साहब और इसके बाद है मुजफ्फर जंग। दूसरे ग्रुप में है अंग्रेज प्लस नासिर जंग और दूसरे हैं अनवरुद्दीन। अब डुप्लेसी अर्थात जो फ्रांसीसी प्रमुख उस समय डुप्ले था, डुप्ले ने चांदा साहब और मुजफ्फर जंग की सेना को लेकर के अनवरुद्दीन के ऊपर आक्रमण किया। इनके ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण किया। और इस प्रकार से इन दोनों गुटों के बीच में 1749 ईस्वी में अंबूर के युद्ध में भिड़ंत हुई और इस अंबूर के मैदान में अनवरुद्दीन पराजित हो गए और इनकी हत्या हो गई। इनकी हत्या होने के बाद इनका बेटा था जिसका नाम था मोहम्मद अली अपनी जान बचाने के लिए भाग गया और भागने के बाद उसने तिरुचिरापल्ली के किले में जाकर के शरण ली। इसका मतलब यह है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध के प्रथम फेज में जो अंबूर के मैदान में लड़ा गया, इस फेज में
फ्रांसीसी गुट का विजय हुई और तिरुचिरापल्ली के किले में मोहम्मद अली, जो कि अनवरुद्दीन का वारिसदार था, वो आके छिप गया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो कर्नाटक का नवाब है वो चांदा साहब को कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। अब इस युद्ध के एवज में चांदा साहब ने डुप्ले को बहुत अधिक पैसा दिया और ये गद्दी पर आसीन हो गए। डुप्ले ने चांदा साहब से कहा कि चूंकि कर्नाटक का एक वारिसदार मोहम्मद अली तिरुचिरापल्ली के किले में जाकर के शरण ले रखा है, इसलिए हमें एक सेना बना करके तिरुचिरापल्ली पर आक्रमण करना चाहिए। लेकिन चांदा साहब डुप्लेसी की बात को नहीं माने और अपनी पूरी क्षमता को तंजौर पर लगाए। तंजौर पर आक्रमण करके इसे पराजित करने की योजना बना रहे थे। लेकिन इसी बीच में एक तरफ अपनी पूरी क्षमता तंजौर में छुपा रहे हैं और उधर अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि मोहम्मद अली को कैसे इस किले से लेकर के हम लोग वापस आए। और इसी कश्मकश के बीच में नासिर जंग को इस बात की सूचना मिली कि अब अगला टारगेट मैं बन सकता हूं। यही कारण है कि नासिर जंग ने अंग्रेजों की मदद लेकर के कुछ मोहम्मद अली को सेना को लेकर के, और उसने जो है कि मुजफ्फर जंग के ऊपर या चांदा साहब के ऊपर आक्रमण कर दिया। और उसने अपनी सुरक्षा के लिए तुरंत चांदा साहब, जो इस समय तंजौर में थे, तंजौर के छोड़ करके पांडिचेरी में आना पड़ा और डुप्लेसी की बात को मानना पड़ा। लेकिन इसी बीच देखते हैं कि जो नासिर जंग की सेना थी, नासिर जंग की जो सेना थी, इस सेना ने इन तीनों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डुप्ले इन छोटी हार से घबराने वाला नहीं था, और यही कारण है कि उसने एक योजना बना करके अपनी एक सेना ली और सेना को लेकर के इसने दक्षिण में आक्रमण कर दिया। और दक्षिण में आक्रमण करने के परिणाम स्वरूप उसने जिंजी के किले के, जो कि महत्वपूर्ण किला था, और मसूलीपट्टनम को इसने जीत लिया। मसूलीपट्टनम और जिंजी के किले के जीतने के बाद जब पुनः अपनी सेना को लेकर के डुप्ले नासिर जंग पर आक्रमण किया 1750 में, अभी यह युद्ध होने ही वाला था कि उसी समय नासिर जंग की हत्या कर दी जाती है। अब डुप्ले को एक बेहतर मौका मिला और नासिर जंग की हत्या होने के बाद तुरंत उसने हैदराबाद की गद्दी पर मुजफ्फर जंग को आसीन करवा दिया। और इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि अब फ्रांसीसियों के सहयोगी एक तरफ चांदा साहब कर्नाटक की गद्दी पर आसीन है, जबकि मुजफ्फर जंग हैदराबाद की गद्दी पर आसीन है। इस प्रकार से अंग्रेजों के लिए यह जो समय था वो सबसे खतरनाक समय आ गया, क्योंकि दक्षिण से जहां एक तरफ फ्रांसीसियों की राजनीतिक स्थिति मजबूत हो रही थी, वहीं अंग्रेजों की स्थिति धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। अब अंग्रेजों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि किस प्रकार से तिरुचिरापल्ली के किले से मोहम्मद अली को निकाल करके और सत्ता पर आसीन करवाया जाए। और इधर डुप्ले एक चमाकी यह किया कि वह यह मान के चल रहा था कि मोहम्मद अली जो तिरुचिरापल्ली के किले में छुपा हुआ है उससे एक समझौता किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब डुप्लेसी ने मुजफ्फर जंग को गद्दी पर आसीन करवाया था, यानी हैदराबाद की गद्दी पर आसीन करवाया था, तो मुजफ्फर जंग ने उस समय डुप्लेसी को बहुत अधिक उपहार प्रदान किया। यानी पहली बात इसने कर दिया कि जो कृष्णा नदी थी, कृष्णा नदी जो यहां बहती थी, उसके दक्षिणी हिस्से को उसने डुप्लेसी को दे दिया। दूसरी बात क्या किया कि कर्नाटक में जो भी सिक्के छापे जाएंगे उन सिक्कों को छापने का जो उत्तरदायित्व होगा वो फ्रांसीसियों के पास होगा। तीसरी बात यह है कि 2 लाख रुपया उसको उपहार प्रदान किया। 16,000 के आय वाली भूमि को भी उसने प्रदान कर दिया। इस प्रकार से देखते हैं कि इस युद्ध में डुप्लेसी को बहुत अधिक उपहार मिल गया, और यही कारण है कि वह मोहम्मद अली से समझौता करके
अपने इस अधिकार को सुरक्षित रखना चाह रहा था, लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उसको मालूम था कि अगर मोहम्मद अली और डुप्ले के बीच में कोई समझौता हो गया तो दक्षिण भारत से अंग्रेजों का खात्मा समझा जाएगा। और यही कारण है कि अंग्रेजों ने हर समय इस बात को ध्यान में रखा कि किसी भी स्थिति में मोहम्मद अली और डुप्ले के बीच में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और उन्होंने इस समय मैसूर और तंजौर दोनों राज्य से संपर्क साधा और अपने पक्ष में इनको मिला लिया। और मिलाने के बाद अब अगली कड़ी के रूप में इन लोगों ने, इनकी योजना थी कि डुप्ले को किसी प्रकार से पराजित किया जाए। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने एक बेहतर रणनीति बना करके अपना काम करना शुरू किया। अब एक तरफ आपका है डुप्ले और दूसरे तरफ है आपका अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव। क्लाइव ने एक बेहतर योजना बनाई और उस योजना के माध्यम से फ्रांसीसियों के पराजित करने की रणनीति तय की। और वह मान के चल रहा था कि अगर हमको दक्षिण भारत से फ्रांसीसियों को पराजित करना है तो इन राज्यों को आपस में मिला के रखना है। और यही कारण है कि उसने, जब कमांडरों की अपनी एक बैठक चल रही थी, तो उस बैठक के अंतर्गत उसने यह तय किया कि हमको दक्षिण भारत यानी अर्काट पर आक्रमण करना चाहिए, क्योंकि वो मान रहा था कि चूंकि जो कर्नाटक है, कर्नाटक की एक सेना जो कि त्रिचनापल्ली के किले को घेर कर रखी हुई है, क्योंकि इस समय मोहम्मद अली इसमें छिपा हुआ है। यही कारण है कि वो मान के ये चल रहा था कि जो अर्काट, जो कि उस समय कर्नाटक की राजधानी थी, यहां पर कर्नाटक की एक कमजोर सेना शासन कर रही थी। और यहां पर इस समय अर्काट में शाहदा साहब के पुत्र राजा साहब देख रहे थे। और यही कारण है कि क्लाइव ने एक सेना बनाया और उसने अर्काट पर आक्रमण करने की योजना बनाई। और इस बात की परमिशन उस समय बंगाल के जो गवर्नर थे, जिसका नाम सैंडर्स से इसकी अनुमति उसने प्राप्त कर ली। और एक सेना बना करके जैसे ही उसने अर्काट यानी चाहता साहब के पुत्र राणा साहब के ऊपर आक्रमण किया, 53 दिन तक युद्ध चला। और जो उन्होंने यानी राजा साहब फ्रांसीसी मिलकर के त्रिचनापल्ली के किले को घेरेबंदी किए थे, जैसे ही उनके राजधानी पर क्लाइव का आक्रमण हुआ, अपनी सेना को यहां से उन्होंने हटा दिया। और जैसे ही यहां से सेना हटाया, 53 दिन के युद्ध के बाद हम यह देखते हैं कि अर्काट पर क्लाइव का अधिकार हो गया। और क्लाइव के अधिकार होने के बाद तुरंत त्रिचनापल्ली के किले को खाली करना पड़ा। और इस प्रकार से मोहम्मद अली इसमें से बच गया। और इस प्रकार से हारी हुई बाजी को क्लाइव ने विजय के रूप में परिवर्तित करा दिया। और इस प्रकार से देखते हैं कि इसी बीच यह युद्ध चल ही रहा था कि फ्रांसीसियों ने एक बहुत बड़ी गलती की कि डुप्ले को वापस बुला लिया। उसके स्थान पर गोडियो को उन्होंने यहाँ के भारत का प्रमुख बनाया। और यह फ्रांसीसियों की बहुत बड़ी भूल थी। और इस प्रकार से देखते हैं कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1754 ईस्वी में पांडिचेरी के संधि के बाद समाप्त होता है। और इस पांडिचेरी की संधि में बहुत सारे प्रावधान शामिल किए गए। पहली बात तो यह है कि जो भी फ्रांसीसियों और अंग्रेजों को यहां के नवाबों के द्वारा जो पद दिया गया था, उस पद को वो लोग त्याग देंगे। दूसरी बात यह है कि मद्रास, सेंट देवी कोटाई का जो क्षेत्र अंग्रेजों को मिला था वो मिल गया। युद्ध के हर्जाना के रूप में इनको दिया गया। दोनों जो है के बीच में जो युद्ध खर्च हुआ था उसकी भरपाई की गई। इस प्रकार से बहुत सारे प्रावधान को शामिल करके पांडिचेरी के युद्ध को, द्वितीय कर्नाटक युद्ध को पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त कर दिया गया।
और इस पर टिप्पणी करते हुए जब गोडोहू ने पांडिचेरी की संधि पर हस्ताक्षर किया तो डुप्ले ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि गोडोहू ने फ्रांस के विनाश और सम्मान पर हस्ताक्षर किया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध या द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हो गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार से व्यापक चर्चा करने के बाद आप लोग इस वीडियो से संतुष्ट होंगे और जितने सवाल पूछे गए हैं उसको आप लोग देखेंगे। यदि कोई ऐसा सवाल जो आप लोगों को समझ में नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर लिखिए। जब मेरे पास 10, 15 या 20 सवाल हो जाएंगे तो मैं एक दिन इसका वीडियो बना करके आप लोगों को दूंगा। धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।